नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका रेलवे एग्जाम टारगेट पर। दोस्तों, आज 19 दिसंबर को पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है और आज के एग्जाम में नाया साफ कर दिया है कि साइंस और करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज की इस वीडियो में हम उन 100% रियल क्वेश्चंस को पोस्टमार्टम करेंगे जो सीधे एग्जाम सेंटर से मिले हैं। साथ ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे ताकि अगली शिफ्ट में आपका एक भी नंबर न कटे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक एनालिसिस। देखते हैं क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन जो पूछा था आज के शिफ्ट में वो पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संस्करण आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आयोजन जो इसका हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वह हुआ था 4 से 15 मई 2025 को बिहार के 5 शहरों में। इसका शुभंकर जो था गजसिम्हा था। गजसिम्हा इसका शुभंकर था, ध्यान रखिएगा। और पदक तालिका में जो शीर्ष पर रहे वो राज्य थे आपके, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे राजस्थान था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था, पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर किसने लिखा है? बताइए राइट आंसर क्या था इसका। राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनिरुद्ध कनिसेट्टी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक जो है चोल साम्राज्य के इतिहास पर आधारित है। इसके लेखक अनिरुद्ध कनिसेट्टी एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक हैं। पुस्तक में चोलों की राजनीति, शक्ति, समुद्री प्रभुत्व और सांस्कृतिक विरासत का वर्णन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन कहां हुआ? यह प्रश्न जो है हमारे सीधे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो आपको बताते हैं वहां से पूछा गया है। आपसे पूछा है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन कहां हुआ? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैड्रिड स्पेन में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैड्रिड स्पेन में ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। लॉरेंस अवार्ड्स को खेल जगत का ऑस्कर भी कहा जाता है। इन पुरस्कारों में खिलाड़ी, टीम और खेल उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया जाता है। बात यह हो रही लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, यह रेलवे का इस समय स्पेशल टॉपिक बना हुआ है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार शिफ्टों में पूछे जा रहे थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह आपसे पूछा। इसका उत्तर जो है मैड्रिड स्पेन इसका उत्तर है। आपसे पूछ सकता है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 किस तिथि को आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 2025 को। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन बने? तो मोंडो डुप्लांटिस बने। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो सिमोन बाइल्स को चुना गया। सिमोन बाइल्स ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किताब कितनी बार जीता है? तो 4 बार जीता है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर कौन बना? तो रियल मैड्रिड बना है, फुटबॉल क्लब है। इस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो लॉमिल यमल को मिला। यह भी पूछा गया। कमबैक ऑफ द ईयर का सम्मान आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है आपसे, तो रेबेका आंद्रेडे को मिला। स्पोर्ट्सिंग आइकन अवार्ड किसे मिला? तो राफेल नडाल को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो केली स्लेटर को मिला। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 कौन सा संस्करण था? 25वां संस्करण था। यह भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सेटों के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न पूछा था, अप्रैल 2025 में आरबीआई की रेपो रेट कितनी थी? अप्रैल 2025 में पूछा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या था, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6% थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। अप्रैल की बात हो रही थी, यहां पे आपसे पूछा था रेपो रेट है क्या? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। 9 अप्रैल को 0.25% कटौती के बाद यह 6% हो गई थी। दिसंबर 2025 तक यह और कम होकर 5.25 हो गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा था, जून 2025 में पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किसने तोड़ा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमाट डुप्लांटिस इस प्रश्न का राइट आंसर है। अमाट मोंटो डुप्लांटिस ने जून 2025 में अपना ही विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार बेहतर किया। वह पोल वॉल्ट में लगातार रिकॉर्ड सुधारने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने डायमंड लीग स्टॉकहोम में जो कि आयोजित हुआ में 6.28 मीटर की छलांग लगाकर अपना ही
ही रिकॉर्ड तोड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अप्रैल 2025 में उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? या प्रश्न रिपीट हुआ है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इस प्रश्न का राइट आंसर है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसके साथ वह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। सिमलीपाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मार्च 2025 में घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और शिवपुरी जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नवंबर 2025 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त होता है। इसी कारण विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में आयोजित किए। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। पूर्वोत्तर में भी इसी समय चुनाव हुए थे। मिजोरम में डंपा सीट पर, या भी पूछा था, कुछ लोगों ने या कमेंट्स किया था, कुछ ने। बाकी बिहार की बात हो रही तो यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं वो बने हैं आपके नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी जो है पटना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा परागकणों के नर युग्मक को वर्तिकार से अंडाशय तक पहुंचाने में कौन सहायता करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तिका इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परागकण वर्तिका पर गिरने के बाद पराग नलिका बनाते हैं, या पराग नलिका वर्तिका के भीतर से होकर पड़ती है। वर्तिका नर युग्मक को अंडाशय तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है। प्रक्रिया आगे चलकर निषेचन तक ले जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा घरेलू वायरिंग में लाइव वायर का रंग कोड क्या होता है? आपसे पूछे कि घरेलू वायरिंग में लाइव वायर का रंग कोड क्या होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में लाइव वायर वह होती है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित रहती है। भारत में पारंपरिक रंग कोड के अनुसार लाल रंग लाइव वायर का होता है, काला जो होता है न्यूट्रल का है, और हरा जो है अर्थ वायर होती है। सुरक्षा के लिहाज से लाइव वायर को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपके सेट में। आपसे पूछा कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? आपसे पूछा कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? बताइए राइट आंसर क्या था इसका? इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, नाइट्रियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ऑप्शन सी सोडियम, सोडियम जिसका रासायनिक प्रतीक है Na का प्रतीक जो है सोडियम का प्रतीक है। Na का प्रतीक लैटिन शब्द नेट्रियम से लिया गया है। सोडियम एक क्षार धातु यानी कि अल्कली मेटल है। यह आवर्त सारणी के समूह 1 में स्थित है। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था मेंडल के टी संकरण की पहली पीढ़ी में पौधे किस प्रकार थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी संकर लंबे थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। टीटी यानी कि शुद्ध लंबा गुण इनटू टीटी यानी कि शुद्ध बौना के स्मॉल टीटी यानी कि शुद्ध बौना के संस्करण में सभी एफएन पौधे का जीनोटाइप टीटी बनता है। टी यानी कि लंबा, कैपिटल टी लंबा लक्षण प्रभावी होता है, जबकि स्मॉल टी बौना अप्रभावी होता है। इसलिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे दिखने में लंबे होते हैं। यह परिणाम प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस दर्शाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले शिफ्टों में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिएगा अगर आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो यह प्रश्न आपसे रिपीट होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वारक जो है दर्पण के परावर्तक भाग का व्यास होता है। द्वारक जितना बड़ा उतनी अधिक प्रकाश किरणें दर्पण पर गिर सकती हैं। द्वारक का मान प्रतिबिंब की चमक और स्पष्टता को प्रभावित करता है। यह अवधारणा अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों पर लागू होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। एक न्यूमेरिकल पूछा था, वह पूछा था यदि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? आपसे किया गया
कार्य पूछा था। तो कार्य बराबर होता क्या, कार्य बराबर जो होगा वो होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, डेल्टा के ही होगा। प्रारंभिक जो होगा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होगी वो होगी हाफ, और हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी, 20 जो है द्रव्यमान है, 20 आपका द्रव्यमान है, और 2 जो हो जाएगा वस्तु का वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा, 40 जूल हो जाएगा। और अंतिम वेग क्या होगा, तो 1/2 एम बी स्क्वायर यहां भी होगा, तो हाफ यम द्रव्यमान 20 हो जाएगा, और एम बी स्क्वायर जो आगे बढ़कर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया था, इसको भी निकालेंगे 250 जूल हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 200 प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग हो जाएगा। तो 250 माइनस 40, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, उससे कार्य निकल आएगा, और इसको जब निकालेंगे 210 जूल आ जाएगा। 210 जूल इस प्रश्न का राइट आंसर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एल्युमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों की जाती है। आपसे पूछा कि एल्युमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों की जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जंग से बचाने और सतह को कठोर बनाने के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एनोडाइजिंग में एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाई जाती है। यह परत एल्युमिनियम को जंग से बचाती है, सतह की कठोरता और घिसाव प्रतिरोध बढ़ जाती है। एनोडाइजिंग से रंगाई संभव होती है, पर मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किन दो तत्वों के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। आपसे पूछा है कि किन दो तत्वों के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइसोटोन्स के वह तत्व होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है जबकि परमाणु संख्या अलग होती है। जैसे बोरान जिसकी परमाणु द्रव्यमान है 11, इसका परमाणु संख्या होता है 5। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है, तो क्या हो जाएगा 6। 6 जो न्यूट्रॉन हो जाएगा। कार्बन जिसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। न्यूट्रॉन निकालेंगे द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो क्या आ जाएगा 6। ये 6 जो है दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि आइसोटोन्स जो है समान होती है। दोनों में न्यूट्रॉन 6 है, इसलिए ये आइसोटोन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फसल के लिए कौन सा एक अजैविक कारक नहीं है। आपसे पूछा कि फसल के लिए कौन सा एक अजैविक कारक नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कीट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कीट, जीवाणु आदि जैविक कारक हैं, और तापमान, मिट्टी, हवा, पानी ये सभी अजैविक कारक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के बारे में सही कथन बताइए, क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए या भी सही है, ऑप्शन बी या भी सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। या अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षार के बाद लवण प्लस जल के सिद्धांत पर आधारित। इसका समीकरण होता है CH3COOH प्लस NaOH। क्या बनेगा CH3COOH प्लस H2O। इसलिए यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बनने वाला लवण सोडियम एसीटेट और साथ में जल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपरिवर्तन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों का घनत्व ऊपर से नीचे बढ़ता है। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते समय अपवर्तित यानी कि मुड़ता है। इसी कारण सूर्य वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संवेदनाओं को ग्रहण करने और संचारित करने का कार्य कौन सी कोशिका करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है या उत्तेजनाओं को ग्रहण कर तंत्रिका आवेग के रूप में संचालित करती है। न्यूरॉन के मुख्य भाग डेंड्राइट कोशिका, शरीर और एक्सॉन है। यह कार्य संवेदन, गति और समन्वय के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है। आपसे पूछा है कि वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर घूमता उपग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर है। पृथ्वी वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। इस गति में वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, भले ही वेग का परिणाम स्थिर
हो। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण द्वारा मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिशन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्वात को बढ़ावा देना है या नवीकरणीय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रोलाइसिस पर केंद्रित है। उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। यह पहल नेट जीरो 2070 लक्ष्य में योगदान देता है। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता टारगेट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रॉकेट लॉन्च के दौरान उसकी गति का विरोध कौन सा बल करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रतिरोध दोनों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर खींचकर रॉकेट की ऊपर की गति का विरोध करता है। वायु प्रतिरोध वायुमंडल में रॉकेट की गति के विपरीत कार्य करता है। लॉन्च के शुरुआती चरण में वायु प्रतिरोध अधिक होती है, ऊंचाई बढ़ने पर यह घटता है, इसलिए रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए थ्रस्ट इन दोनों बलों से अधिक होना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गर्भ निरोधक गोलियां प्रजनन को कैसे प्रभावित करती है। आपसे पूछा कि गर्भ निरोधक गोलियां प्रजनन को कैसे प्रभावित करती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाणु के निर्माण उत्सर्जन को रोककर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियां में हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन अंडाशय से अंडाणु के उत्सर्जन को रोकते हैं। ओव्यूलेशन ना होने पर निषेचन संभव नहीं होता, इसलिए गर्भधारण की संभावना काफी कम हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साबुन के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपसे पूछा कि साबुन के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, या कठोर जल में अच्छी तरह काम करता है। या जो विकल्प है या गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है। साबुन कठोर जल में अघुलनशील अवक्षेप बनाता है, स्कम बनने से साबुन झाग नहीं देता, इसलिए सफाई प्रभाव घटता है। साबुन के अणु में एक जलरागी सिरा और एक जल विरागी पूंछ होती है। साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले फैटी एसिड का लवण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वॉशिंग सोडा में कौन सा तत्व नहीं होता है। आपसे पूछा है कि वॉशिंग सोडा में कौन सा तत्व नहीं होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन डी, सल्फर नहीं होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3N210H2O। या पूछ लेता है एग्जाम में, तो रासायनिक सूत्र जरूर ध्यान रखिए, Na2CO3N210H2O। इसमें उपस्थित तत्व है सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सल्फर वॉशिंग सोडा के संगठन में नहीं होता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़े धोने, जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यदि क्लोरोफिल का संबंध क्लोरोप्लास्ट से है तो स्टार्च का संबंध किससे है। तो स्टार्च का संबंध जो होगा वो एमाइलोप्लास्ट से होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, या भी पूछा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ते हैं। ये पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का अपघटन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर लाइसोसोम स्वपाचन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये मुख्यतः पश कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, वसा निर्माण एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ग्लाजी से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक तत्व किससे बना होता है। आपसे पूछा कि एक तत्व जो है किससे बना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही प्रकार के परमाणुओं से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। किसी तत्व को रासायनिक विधियों से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। प्रत्येक तत्व का अपना रासायनिक प्रतीक होता है, जैसे H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम का तत्व आवर्त सारणी में व्यवस्थित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन में जीभ का क्या कार्य है। आपसे पूछा कि पाचन में जीभ का क्या कार्य है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लार मिलाना और भोजन को निगलने में मदद करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाकर बोलस बनाती है, भोजन को गले की ओर धकेलकर निगलने में सहायता करती है। जीभ पर
पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद पहचानती हैं। जीभ स्वयं पाचन नहीं करती बल्कि यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। यह न्यूमेरिकल पूछा था, R ओम के एक प्रतिरोध को 7 बराबर भागों में काटकर समांतर में जोड़ा जाए तो नया प्रतिरोध R डैश क्या होगा, अनुपात R बटे R डैश ज्ञात करें, यह आपसे पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के वह चुनिंदा प्रश्न जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, साइंस के न्यूमेरिकल्स और 2025 के अवार्ड से बार बार सवाल आ रहे हैं, इसलिए इन्हें घोर कर पी जाइए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग से पूछा है। आज की वीडियो से प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर हमारी मेहनत और यह सटीक एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। रोजाना ऐसे ही एनालिसिस के लिए रेलवे एग्जाम टारगेट को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।